इजिप्ट में द फॉलन के खात्मे के 2 साल बाद दिखाया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये सब के सब यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर काम करते हैं और दुनिया के जितने भी झगड़े हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के एक मिशन के लिए ये यूक्रेन जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था। ऑप्टिमस प्राइम को शक होता है कि यहाँ पर एलियंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और तभी डिसेप्टिकॉन्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। सभी डिसेप्टिकॉन्स यहाँ से भाग जाते हैं पर यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम को एक फ्यूल सेल मिलता है जो आग से निकाला गया है। ये देखकर ऑप्टिमस प्राइम पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो हाई सिक्योरिटी के पास जाता है। वो कहता है कि तुम हमसे चीजें छुपाते हो। वो ऑप्टिमस प्राइम को बताते हैं कि सन 1961 में नासा को सबूत मिले थे कि चांद पर कोई शिप क्रैश हुआ है। इसके बाद इन्होंने चांद पर जाने के लिए एक मिशन बनाया और ठीक 8 सालों बाद यानी कि सन 1969 में अपोलो 11 मिशन कामयाब हुआ और इंसान चांद पर गए जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जिसका नाम आर्क था। एस्ट्रोनॉट्स ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की लेकिन इसके बारे में दुनिया को कभी किसी को नहीं बताया गया। लेकिन इंसानों को पता चल चुका था कि इस दुनिया में एलियंस भी हैं। दरअसल आज से हजारों साल पहले जब ट्रांसफॉर्मर्स का अपना खुद का ग्रह था और वहां पर ऑप्टिमस प्राइम की सेना जिन्हें ऑटोबॉट्स कहा जाता है और मेगाट्रॉन की सेना जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स कहा जाता है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। ऑटोबॉट्स के पास एक शिप था जिसका नाम था आर्क। इससे वो डिसेप्टिकॉन्स को हरा सकते थे लेकिन डिसेप्टिकॉन्स इस शिप पर हमला कर देते हैं और आर्क अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। हजारों साल बाद जब वो चांद पर क्रैश होता है तो सन 1969 में नासा ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ऑप्टिमस प्राइम ये सच जानने के बाद चांद पर जाने का फैसला करता है। वो अपने ऑटोबॉट्स के साथ चांद पर जाता है और जब ये आर्क शिप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें अपना पुराना लीडर मिलता है जिसका नाम सेंटिनल प्राइम होता है जो पूरी तरह से डेड होता है। यहाँ पर सेंटिनल प्राइम द्वारा बनाए गए 5 पिलर्स भी इन्हें मिलते हैं जो कि वॉर्म होल का काम करते हैं, यानी कि इन पिलर से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। ऑप्टिमस प्राइम इन सब को लेकर अर्थ पर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ऑप्टिमस प्राइम अपनी बॉडी से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप जिससे उसकी जान बची थी उसे निकालकर सेंटिनल प्राइम की बॉडी में फिट करता है जिससे सेंटिनल प्राइम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो भी अब जिंदा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो अभी कंपनी में काम करता है और उसी के साथ काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम जेरी है वो सैम को आर्क के बारे में बताता है क्योंकि वो भी उस मिशन का हिस्सा था, उसे आर्क के बारे में पता होता है। पर जल्दी एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम लेजर बीक होता है वो उसे मार देता है। सैम इस सिलसिले में सेक्टर 7 के एक पुराने एजेंट के पास जाता है जिसका नाम सिमर होता है। ये दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन्स और उनका लीडर मेगाट्रॉन उन सब लोगों को मार रहा है जिन्हें आर्क के बारे में पता है, यानी कि अगला नंबर अब सैम का है। ये दोनों के दोनों 2 एस्ट्रोनॉट्स के पास जाते हैं जिनके पास आर्क की फोटोज होती जो चांद पर ली गई थी और इन फोटोज को देखने के बाद सैम समझ जाता है कि अपोलो 11 के सन 1969 पर चांद पर पहुंचने से पहले डिसेप्टिकॉन्स यहां पर पहुंच गए थे लेकिन जानबूझकर उन्होंने आर्क को वहां से नहीं लिया क्योंकि वो आर्क को और 5 पिलर को जिनसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाया जा सकता है उन्हें वो एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। इन्हें सिर्फ सेंटिनल प्राइम ही एक्टिवेट कर सकता था। इसीलिए वो चाहते थे कि ऑटोबॉट्स यहां तक पहुंचे और जब सेंटिनल आर्क को और 5 पिलर्स को एक्टिवेट कर दे तो वो उस पर अपना कब्जा कर लें। सैम इस इंफॉर्मेशन को हाई कमांड सिक्योरिटी तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है पर तभी 3 डिसेप्टिकॉन्स उस पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पर बम्बल बी ट्रांसफॉर्मर जो सैम का दोस्त भी है वो उसकी जान बचा लेता है। वहीं उस बेस में जहां पर सेंटिनल प्राइम है वहां पर मेगाट्रॉन के डिसेप्टिकॉन्स हमला कर देते हैं पर तभी ऑप्टिमस प्राइम के ऑटोबॉट्स वहां पर आ जाते हैं और वो डिसेप्टिकॉन्स का सामना करते हैं। पर सेंटिनल प्राइम डिसेप्टिकॉन्स को ना मारकर ऑप्टिमस प्राइम के एक ट्रांसफॉर्मर को खत्म कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंटिनल प्राइम अब मेगाट्रॉन के साथ मिल चुका है। मेगाट्रॉन से उसकी डील हुई होती है कि साइबरट्रॉन्स का यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स का वजूद हमेशा रहेगा। अब सेंटिनल प्राइम 5 पिलर्स का इस्तेमाल करके धरती और चांद के बीच में ब्लैक होल बना देता है जिससे चांद में वो डिसेप्टिकॉन्स जो हजारों सालों से छुपे हुए थे वो सब के सब इस पोर्टल के जरिए धरती पर आ जाते हैं। और जब वो यहाँ पर तबाही मचा रहे होते हैं तभी ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर आ जाता है। उसका सामना सेंटिनल प्राइम से होता है। इन दोनों
के बीच में लड़ाई होती है। सेंटिनल प्राइम बोलता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए। हम यहाँ धरती पर इंसानों के बीच में मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जबकि हमारा अपने प्लेनेट पर एक वजूद था। हम अपने प्लेनेट को दोबारा बना सकते हैं और एक यही कारण है कि मैं मेगाट्रॉन का साथ दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम की नई गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरली है। उसका बॉस होता है डिलन, जो कि डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है। और जब सैम कैरली को लेने के लिए जाता है तो वहां पर एक गाड़ी जो डिसेप्टिकॉन होती है, जो कैरली को उसके बॉस डिलन ने दी थी, वो ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। यहाँ पर सैम के हाथ में एक गैजेट पहना दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट के बीच में जो भी बातें हैं वो सब के सब डिलन को पता चल जाए और वो ये सारी इंफॉर्मेशन मेगाट्रॉन तक पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन्स को दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट को वार्निंग देते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके सारे ट्रांसफॉर्मर्स को धरती से भेजा नहीं गया तो वो धरती पर हमला कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट रॉकेट से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को ऑप्टिमस प्राइम के साथ धरती से भेजने का फैसला करती है। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च करता है, रॉकेट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स खत्म हो जाते हैं। दरअसल ये डिसेप्टिकॉन्स का एक प्लान था सारे ट्रांसफॉर्मर्स को एक साथ खत्म करने का। ऑटोबॉट्स के खत्म होने के बाद डिसेप्टिकॉन शिकागो पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं और दुनिया में हर एक तरफ अपने टावर्स लगा देते हैं। यहाँ पर डिलन कैरली को बताता है कि डिसेप्टिकॉन्स का प्लान है कि वो ब्लैक होल से अपने डिसेप्टिकॉन्स को यूनिवर्स में भेजेंगे और इसके बाद अर्थ की एनर्जी से, उसके रिसोर्सेज से वो अपने प्लेनेट को दोबारा से बनाएंगे। वो मुझे भी पावर देंगे और मैं भी उनके साथ उनके प्लेनेट पर जा सकता हूँ। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो कुछ एक्स सोल्जर्स के साथ शिकागो पहुंच जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है, साथ ही साथ वो डिलन को गिरफ्तार भी करना चाहता है। पर डिसेप्टिकॉन्स इन्हें देख लेते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो इन्हें मारते, यहाँ पर ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और वो इन सब को बचा लेते हैं। ऑटोबॉट्स इन्हें बताते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ था तो उस वक्त ये रॉकेट में थे ताकि डिसेप्टिकॉन्स को यकीन हो जाए कि ये सब के सब मारे गए। पर कुछ ही देर बाद ये सारे के सारे वहां से निकल गए थे, यानी कि सारे ऑटोबॉट्स जिंदा हैं। सैम ऑटोबॉट्स की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड कैरली को छुड़ा देता है और अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो डिसेप्टिकॉन्स पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स को खत्म कर देते हैं। वही ऑप्टिमस प्राइम पिलर कंट्रोल को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता जो वर्म होल के थ्रू खुला होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और अब सेंटिनल प्राइम और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में जंग शुरू हो जाती है। सेंटिनल प्राइम डिलन को ऑर्डर देता है कि वो पिलर को दोबारा से एक्टिवेट कर दे। हालांकि सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिलन एक बार फिर से पिलर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। सैम डिलन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो उसी पिलर से टकराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बम्बल बी और उसका साथी आ जाता है और ये पूरी तरह से पिलर को नष्ट कर देते हैं, जिससे दूसरी दुनिया का वर्म होल से जो रास्ता खुला होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम और सेंटिनल प्राइम के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। तभी सैम की गर्लफ्रेंड कैरली मेगाट्रॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हारा वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब डिसेप्टिकॉन्स का नया लीडर सेप्टिमल प्राइम होगा, तुम नहीं। ये सुनकर मेगाट्रॉन को गुस्सा आ जाता है और वो सेंटिनल प्राइम को, जो ऑप्टिमस प्राइम को खत्म करने वाला होता है, उस पर हमला कर देता है, जिससे सेंटिनल प्राइम जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूं। पर ऑप्टिमस प्राइम जानता है कि मेगाट्रॉन कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो सेंटिनल प्राइम की तरफ बढ़ता है जो उसके आगे गिड़गिड़ाता है, पर ऑप्टिमस प्राइम उसे माफ नहीं करता और उसे खत्म कर देता है, क्योंकि उसने उसके साथ और उसके सभी ऑटोबॉट्स के साथ धोखा किया था। इसके बाद सभी ट्रांसफॉर्मर्स हमेशा के लिए अर्थ पर रुक जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ट्रांसफॉर्मर्स की शुरू की 3 फिल्में जो सन 2007 में, 9 में और 11 में रिलीज हुई थी। इसके बाद भी ट्रांसफॉर्मर्स की और भी मूवीज बनी है, लेकिन उनका इन 3 मूवीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इन तीनों फिल्मों की कहानी आपको पसंद आई होगी।